हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांगजी के पैरों में यह बुलेट लग चुकी थी और यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और यहाँ पे अब डॉक्टर्स को कॉल लगाने लगते हैं। लैंचेचैन भी अब भागते हुए वांगजी के पास आकर उसे काउच पे बिठाते हैं और अब यहाँ पे जल्दी से डॉक्टर्स की टीम आती है। तो वांगजी को देखने के बाद यहाँ पर उन्हें कहते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब वो सब लोग यहाँ पे वांगजी को लेकर अब हॉस्पिटल आ चुके थे और वांगजी की अब लेग से वो बुलेट को निकाला जा रहा था। बुलेट बहुत ज़्यादा अंदर नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स के लिए अच्छी बात थी कि ना ही कोई वेन्स और ना ही कोई बोन्स यहाँ पे हर्ट हुई है। वो लोग अब उस बुलेट को निकाल देते हैं। वो तब भी वांगजी को 2 दिन के लिए और यहाँ तक कि यहाँ पे 1 वीक तक तो बेड रेस्ट कहते हैं। अगर उसके पैरों पे यहाँ पे जोर दिया जाएगा तो ये उसके रिकवरी के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर वांगजी अभी हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और वो वेविशन के एक्शंस को ही सोच रहा था कि कैसे विंग ने यहाँ पे बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गन शूट कर दी। आखिर कैसे उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर तक नहीं आया, उसके हाथ कांपे क्यों नहीं और उसने कैसे मुझे शूट कर दिया। उसके बाद उसने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया। क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता? अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ कि मुझसे प्यार करता है या मैं नहीं करता, मुझे इससे क्या करना। पर वांगजी को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। अब विंग उसके आगे पीछे नहीं घूमता। यहाँ पर अब विंग को उसके अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है और आज इस तरीके से उसने उसके ऊपर बुलेट यहाँ पर शूट करी वांगजी के लिए ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर विंग ऐसा भी हो सकता है, आगे पीछे घूमने वाला इंसान, मेरी अटेंशन के लिए मरने वाला इंसान आज इतना कैसे बदल सकता है। वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि यहाँ पर लैंचेचैन अब वांगजी के पास कुछ मेडिसिन रखते हैं और अब जाने लगते हैं। वांगजी कहता है, ब्रदर आप कुछ कहेंगे नहीं? लैंचेचैन कहते हैं, अब मेरे कहने के लिए यहाँ बचा ही क्या है, जो डिसीजन थे वो तो तुमने खुद से ही ले लिए, अब यहाँ मैं बोल कर करूँ क्या। यहाँ पे आजकल यहाँ पे तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट और उनके डिसीजन की ज़रूरत नहीं है वांगजी। तुम पहले भी बहुत बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पे हमारी गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे एक्शंस तो सब कुछ प्रूव कर ही रहे हैं और मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपने बड़े भाई होने का काम कर रहा हूँ। ये तुम्हारी मेडिसिन हैं, टाइम पे ले लेना। ये कह के लैंचेचैन वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने भाई से गुस्सा है, गुस्सा क्यों ना हो। यहाँ पर जो भी वांगजी ने किया क्या वो सही है? अगर वो यही सोच के रुक गए यह वांगजी उनका भाई है तो यहाँ पर क्या कोई भी किसी को यहाँ पे हर्ट करेगा? अगर यहाँ पे जज का सन किस पर्सन के साथ कोई बुरा करेगा तो क्या जज ये सोच के उस पर्सन को छोड़ देगा कि वो मेरा सन है? अगर लैंचेचैन भी यही सोचने लग गए तो यहाँ पर वांगजी को समझ कभी आएगा ही नहीं कि उसने गलत किया क्या है। यहाँ के लैंचेचैन अब वांगजी के रूम के बाहर आके बॉडीगार्ड्स को वांगजी का ध्यान रखने को कहते हैं और अब वो डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं और अब से शिफ्ट होता है लैंड मेंशन की तरफ। विंग जो अपने रूम में आने के बाद इससे पहले जो भी उसने वांगजी के साथ किया उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। अपना फ़ोन निकालता है और उससे किसी एक अननोन नंबर पे यहाँ पे कुछ वीडियोस और कुछ मैसेजेस करता है। विंग वेट कर ही रहा था और दूसरी साइड जिस इंसान को विंग ने मैसेज किए थे वो इंसान अभी बाथटब में था और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से लव बाइट से कवर थी, उसके लिप्स यहाँ स्वलन थे और वो यहाँ पे अभी बाथटब में नेक्ड बैठा हुआ था। वो पर्सन अपने फ़ोन पे आए हुए न्यू मैसेजेस और नोटिफिकेशंस को अब चेक करता है। उसे अब एक वीडियो नज़र आता है जिसके अंदर वो देखता है किसी एक पर्सन को यहाँ पर बेड से उठाया करके रखा गया है और वो बार बार यहाँ भीख मांग रहा है कि उसे छोड़ दिया जाए। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसके मुंह के ऊपर भी वो लोग कपड़े बांध देते हैं और एक के बाद एक वो 5 लोग यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर इंटीमेसी करते हैं। यहाँ पर वो तो लोग ने सिर्फ उसके ऊपर उस अपने आप को फोर्स किया था, 5 ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया था। यहाँ पर वो वीडियो देखने के बाद वो पर्सन के फेस से यहाँ पे देखा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा पेल हो चुका है और उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नज़र आ रहा था। अब वो मैसेजेस को रीड करता है, अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम मुझे अपना फ्रेंड ही समझो, पर यहाँ पे तुम्हें
अपने हाथों सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास मेरे जैसे एक फ्रेंड हो जो हर काम में तुम्हारा पार्टनर बन सकता है और चाहे तो इन्हें मार भी सकता है। वो पर्सन महंगा था और तुरंत ही अब उस इंसान को अननोन नंबर में मैसेज करता है, तुम्हें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, वो काम मैं खुद ही कर लूँगा। और तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिला? यहाँ पर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वेंग ये पढ़ने के बाद उस पर्सन को यानी कि मैंगो को मैसेज करता है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पर इन लोगों ने भी मेरे किसी बहुत ज़्यादा करीबी को इसी तरीके से हर्ट किया है और कहा जाए इससे भी बुरी तरीके से हर्ट किया है। मैं तो सिर्फ उन लोगों को पनिश करना चाहता हूँ और मुझे उन्हें पनिश करते समय क्या मिला देखो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी भी मदद कर दी जाए। मैंग्याओ अब ये पढ़ने के बाद कहता है, तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम? यहाँ पर अब वेंग कहता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हूँ कौन, और हम मेरे नाम के बाद तुम इतना जान लो कि मैं अभी ईलिंग पेट्रियार्क हूँ। यहाँ पर अभी के लिए इस डार्क वर्ल्ड के अंदर इन सभी डार्क चीज़ों का एक ग्रैंड मास्टर हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंग्याओ हाँ में मैसेज कर देता है। मैंग्याओ अपने मन में कहता है, मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता है ये पर्सन झूठ बोल रहा हो, पर यहाँ पर ये मेरा लास्ट चांस है उन लोगों को यहाँ पर अपना कर्मों का सज़ा देने के लिए, उन लोगों से उन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए जो उन्होंने मेरे साथ किया। उस वीडियो के अंदर मैंग्याओ ही था जिसके फादर खुद जिन गोंगशान ने उसके साथ रेप किया, और उसके बाद यहाँ पर वैन चाओ, वैन रूहान और उन लोगों के दो सबसे खास बॉडीगार्ड्स यहाँ पर उन लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। और यहाँ पर जो ये वीडियो बना रही थी वो और कोई नहीं वैन चिंग थी, जो वो हंसते भी जा रही थी और मैंग्याओ को बार बार उसके हर मौन के ऊपर यह चिल्ला रही थी कि तुम किस तरीके से यहाँ मौन कर रहे हो, तुम कैसे यहाँ पर शेमस तरीके से और ग्रेट भी हो सकते हो और यहाँ पर ये सब कुछ कह सकते हो। यहाँ पर ये सब से भी वैंचिंग का पेट नहीं भरा था कि इस सब रेप होने के कारण मैंग्याओ जब 1 मंथ प्रेग्नेंट था, वैंचिंग ने उसका यहाँ पे उन्हीं बॉडीगार्ड से कह के एक्सटेंड करवा दिया और उन लोगों ने उसके पहले पे तब तक मारा जब तक उसने अपने बेबी को लॉस्ट नहीं कर दिया। मैंग्याओ अभी जिस पर्सन के साथ था यहाँ पर वो निमिंगजुए थे। निमिंगजुए ने मैंग्याओ को यहाँ पर सिर्फ अपने सेक्सुअल नीड्स के लिए रखा। मैंग्याओ को वो हर बार अपने बेड वार्मर के लिए पे करते हैं। मैंग्याओ ये करना नहीं चाहता, पर उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि अभी उसे अपनी मॉम को यहाँ बचाना है। मैंग्याओ अपने डैड के पास भी इतने सालों बाद उन्हें सिर्फ ढूंढते हुए इसलिए गया था, उसकी मॉम कंडीशन बहुत सीरियस थी और उनका अर्जेंट ऑपरेशन चाहिए था और उस ऑपरेशन का अमाउंट बहुत बड़ा था। मैंग्याओ सिर्फ अपने डैड से सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहता था और वो उन्हें इन फ्यूचर पे करने को तैयार था, पर हेल्प के बदले उसे जो मिला वो बहुत बड़ी कीमत थी। यहाँ पर मैंग्याओ का हेल्प के बदले सब कुछ छीन लिया गया और हेल्प तो कहीं थी ही नहीं। यहाँ पर निमिंगजुए ने उसे ऑफ़र किया। उसके बाद निमिंगजुए एक डॉक्टर थे जिन्होंने यहाँ पे मैंग्याओ को ट्रीट किया, पर मैंग्याओ की ब्यूटी से वो इतने अट्रैक्ट हो गए कि हम मैंग्याओ को अपना बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। मैंग्याओ ने जब उनका लव एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पे निमिंगजुए ने उसकी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए या फिर अपने प्यार को यहाँ पर पता नहीं क्या समझते हुए उसे ये ऑफ़र किया कि वो हर रात का उसे चार्ज करेंगे। और मैंग्याओ जो कुछ सोचने की और समझने की शक्ति में ही नहीं था, उसने अभी अभी अपना बेबी खोया था। उसने यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करनी थी वो थी उसकी बॉडी। उससे उसकी बॉडी का हर पार्ट अब डर्टी लगता था और यहाँ पर वो मान गया। वो यहाँ पर निमिंगजुए के साथ था और फिर वो बाथटब में उसकी बॉडी से निमिंगजुए के यहाँ पर हर टच को क्लीन कर रहा था। अपने आंखों में आंसू भरता है
और अपने बैली पे हाथ रखता है जहाँ पे एक कट लगा हुआ था और कहता है, बेबी तुम्हारी मामा अब तुम्हारे लिए यहाँ पे रिवेंज लेगी। यहाँ पर तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में ला तक नहीं सकी। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ पे उन पाँचों में से तुम्हारा फादर कौन था। पर यहाँ पर बेबी तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हर उस इंसान से बदला लूँगा जिस इंसान ने यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को यहाँ इस तरीके से हल बना दिया। मेरे बेबी को आने से पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स और यहाँ पेन देने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, या उन लोगों का उससे पेट नहीं भरा था। और मैं गया ये सब कुछ सोचते हुए यहाँ पर अवैन को मैसेज कर देता है, ठीक है एनिक पेट्राक, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे क्या करना है। वे यहाँ पर मैंगियो का कहता है, ये ऐसे बात करना सेफ नहीं है, हमें मिलना होगा। यहाँ पर मैंगियो कहता है, ठीक है यहाँ पर तुम डेट बताओ, मैं यहाँ पे तुम्हें प्लेस बताऊँगा। वे कहता है ठीक है। वे यहाँ पे उसे डेट और टाइमिंग बताता है और मैंगियो एक प्लेस को चॉइस करने के बाद विंग से पूछता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। विंग हाँ कहता है और कहता है, ये नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अननोन रहने दो और अब इसे ब्लॉक कर दो और पूरी सारी चैट्स डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी एक के ऊपर भी शक जाए। मैंगियो ओके कहने के बाद वैसे ही करता है जैसे विंग ने कहा था। वो विंग के नंबर को ब्लॉक करने के बाद सारी चैट्स डिलीट कर देता है। वो अपने एक्सप्रेशंस को ठीक करता है। अपने आप को यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद रूम में आ गया था जहाँ नेमिंग जुई अभी बेड पर लेटे हुए थे और वो भी यहाँ पर अब कुछ फाइल्स देख रहे थे। वो यहाँ पर मैंगियो को अपने पास बुलाते हैं। मैंगियो कहता है, मेरा काम हो गया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरी पेमेंट तुम मुझे ऑनलाइन कर देना। नेमिंग जुई कहता है, याओ हम इतने टाइम से साथ हैं, क्या तुम थोड़ी देर बैठ के मुझसे प्यार से बातें नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मेरा प्यार फील नहीं होता? माय लव तुम प्लीज़ कोशिश करो यहाँ पर उस सब चीज़ों से मूव ऑन होने की। यहाँ पर मैंगियो कहता है कि मुझे जाना है डॉक्टर, मैं अब जा रहा हूँ। नेमिंग जुई कहते हैं, आखिर क्यों तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते? क्यों हर बार ये डॉक्टर सर या फिर तुम सीधे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो? या अब तक मैं तुम्हारा प्यार जीतने के काबिल नहीं हुआ? मैंगियो कहता है, मेरे पास ये सारी बात करने का टाइम नहीं है, मुझे मेरी मॉम को देखने जाना है, मैं जा रहा हूँ। ये कह के मैंगियो वहाँ से चला जाता है और नेमिंग जुई भी अपना फ़ोन उठाते हैं और वो पेमेंट वो मैंगियो को कर देते हैं। मैंगियो अब अपार्टमेंट के बाहर आने के बाद अपना फ़ोन चेक करता है और वहाँ से अब वो कैब लेकर हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ पे मैंगियो की मॉम अभी यहाँ पर बेहोश थी। उन्हें यहाँ पे अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया है। उनका आज ही ऑपरेशन हुआ है और मैंगियो सोचता है, मॉम मैंने यहाँ पर आपको आखिरकार ठीक कर ही लिया। यहाँ पर आप चिंता मत कीजिए, अब मेरा टाइम है कि यहाँ पर मैं मेरे बेबी का बदला लूँ। यहाँ पर उस इंसान से बदला लूँ जिसने आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। उस इंसान ने मेरा खुद का फादर होकर मेरे साथ इतने बुरे काम किए, ऊपर से ही उसने मेरे बेबी तक को नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ करना मॉम, पर मुझे ये सब कुछ करना होगा। मैंगियो अपनी मॉम के हाथ पकड़े हुए था और ये सारी चीज़ें सोच के उसके आंखों से आंसू बहता ही जा रहा था। मैंगियो ने कभी नहीं सोचा था जिस बेबी को उसने यहाँ पे अपने जीने की आगे चाह सोचा था उससे वो भी छीन लिया जाएगा। आखिर क्या ये लोग कभी उसके ऊपर यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते? क्या उसको यह तकलीफ़ देना उन्हीं लोगों को इतना पसंद है? मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कभी उनके मनी पावर या फिर वेल्थ से यहाँ पर खुद को जेलस फील नहीं कराया। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो। मैंने जो चाहा था उससे एक सिंपल सी चीज़ थी, एक फादर का प्यार, पर लगता है मुझे वो तक नहीं मिल सका। और जब मेरे फादर से मैं पहली बार मिला तो ऐसे ही कि जिस समय मेरे फादर ने खुद मेरे साथ वो सब कुछ किया जो मैं सोचना तक नहीं चाहता। या वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने मॉम का हाथ पकड़ के तो वहीं सो जाता है
और यहाँ पर दूसरी तरफ विभूषण भी अपने रूम में अपना फ़ोन अब साइड टेबल पे रखता है। यहाँ पर उसे स्विच ऑफ करता है और वो भी अब सोने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर अब वो टाइम चेक करता है एक और बार और यहाँ पर कहता है अब ये टाइम है सभी लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का। तुम लोगों ने मेरे ही नहीं यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करी है और वो सब चाहते हैं कि तुम लोग डिसअपेयर हो जाओ और मैं उन सभी की विश पूरी करूँगा। मैं तुम सभी लोगों को इस वर्ल्ड से डिसअपेयर कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।